गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज डी के मिश्रा और आज डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। एक एक प्रश्न को समझेंगे। फिलहाल पहला प्रश्न आप सबके सामने है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के प्रसिद्ध सौर अंतरिक्ष मिशन, उसका नाम है आदित्य L1, बहुचर्चित है। आदित्य L1 के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में सपोर्ट सेल की स्थापना करी गई है। यानी कि एक ऐसा सपोर्ट सेल स्थापित किया जाएगा जो कि मदद करेगा आदित्य L1 के पूरे प्रोग्राम के लिए। तो आप इस बात को समझिएगा, यानी कि जितना भी लेखा जोखा होगा आदित्य L1 के लिए, वो सारा लेखा जोखा कौन करेगा? उत्तराखंड के जो हल्द्वानी में सपोर्ट सेल स्थापित करी गई, उसका नाम ही सपोर्ट सेल, जाहिर सी बात है हेल्प करेगी उस चीज़ के लिए। खैर, ये स्थापित कहाँ हुई? तो ये स्थापित हुई एराइज में। जो ये लिखा हुआ है कि हल्द्वानी के एराइज ARIES में, तो ये इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, ये एक ऑब्जर्वेटरी है आर्यभट्ट के नाम से ही, जिसे आप पिक्चर में भी सामने देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसी में ही बाकायदा सपोर्ट सेल की स्थापना करी गई है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आदित्य L1 है, काम क्या करेगा और कब लॉन्च किया जाएगा। राइट, एक एक बात को समझ लीजिएगा। इसे लॉन्च किया जाएगा जनवरी में। जनवरी कब? जनवरी 2022 में, यानी कि अगले वर्ष इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। काम क्या करेगा? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर आकलन करने के लिए भारत का ये पहला ऐसा मिशन होगा जो कि सूर्य को समर्पित होगा पूरी तरीके से। इसीलिए इसे आदित्य L1, आदित्य एक कह सकते हैं पर्यायवाची है सूर्य का ही। ठीक है, इसे इसीलिए आदित्य L1 नाम दिया गया है। बाकी कुछ भविष्य के मिशन है जो आपको मैं पिक्चर के माध्यम से आप देख लीजिएगा, जैसे वीनस मिशन यानी कि शुक्र मिशन। ये दिसंबर 2024 से 26 के बीच में भेजा जाएगा, यानी दिसंबर 2024 से 2026 के बीच में भेजा जाएगा। एक थर्ड मिशन है चंद्रयान 3, जो बहुप्रतीक्षित है, वो 2022 के बीच में भेजा जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखिएगा जब भी इसरो की बात आए। खैर, इसरो की बात आई तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं हर बार कहता हूँ, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और के सिवान जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन है कि 28 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, ना कि वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। ठीक है, वैक्सीनेशन का जो काम शुरू होगा वो शुरू होगा 1 मई से। तो 1 मई से अलग चीज़ है और आज जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अलग चीज़ है। तो जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, कृपया रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। बाकायदा आप चाहे तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री की बाकायदा वेबसाइट पर कर सकते हैं जा करके, या बहुत सारे माध्यम हैं उनके माध्यम से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, खैर, जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो कब से शुरू हुई है? तो 28 अप्रैल से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके लिए मैं क्लास में भी डिस्कस करता रहता हूँ, ऐसे भी डिस्कस करता रहता हूँ, क्या कि भारत में पहली बार वैक्सीनेशन प्रक्रिया कब से शुरू करी गई थी, या पहला चरण कब से शुरू किया गया था? तो उसका उत्तर होगा 16 जनवरी। ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में वैक्सीनेशन का कार्य या पहला चरण कब से शुरू किया गया था, तो आपका उत्तर होगा 16 जनवरी से। ठीक, इसके अलावा मैंने और क्या डिस्कस किया है? मैंने एक और बात डिस्कस करी है कि भारत सरकार द्वारा 10,000 सरकारी अस्पतालों और 20,000 निजी अस्पतालों में कोविड-19 के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करी है। यानी कि वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 30,000 अस्पतालों के द्वारा करी जा रही है वर्तमान में। खैर, अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। फिलहाल आप इतना बात जानिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये लग रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि WHO भारत को 4,000 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर प्रदान करेगा। तो ये ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर क्या है, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। अच्छा, इससे पहले एक बात बड़ा ध्यान समझना इस बात को कि वर्तमान में अगर हम बात करते हैं वायुमंडल में, अपने वायुमंडल में 78% कह सकते हैं कि नाइट्रोजन है। राइट, 21% ऑक्सीजन है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट गैस है ऑक्सीजन, 21%। बाकी का जो 1% बचा उसमें बहुत सारी अक्रिय गैसें हैं, लाइक आर्गन है, हीलियम है, बहुत सारी हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। 21% की जो गैस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध किया जा सके, इसके लिए ही ये कॉन्सन्ट्रेटर जैसे शब्द वर्तमान में जो चलन में आए हैं, नए नए शब्द हैं, इनको सीखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 4,000 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर प्रदान करेगा कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसको? भारत को। तो इसकी जरा प्रक्रिया बहुत आसान सी है, समझ लीजिएगा क्या है। ये इस तरीके से यहाँ से एयर जाती है और मोटर के माध्यम से जो सर्ज टैंक हैं, ये टैंक इनमें होते सिलेंडर के माध्यम से धीरे धीरे ये पहुँचती है कह सकते हैं ग्रीन चैम्बर में। ठीक है, यहाँ पर बाकायदा प्रोडक्ट को टैंक में को कह सकते हैं कि रिसाइकिल किया जाता है या बहुत सारे प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर देने के बाद ये शुद्ध ऑक्सीजन जो निकलती है, ये ऑक्सीजन का शुद्ध जो प्रतिशत है ये भी बड़ा हाईएस्ट है, 90 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है इससे। यानी कि जो वायुमंडल की जो भी गैस ली जाती है, टोटल गैस ली जाती है, उसमें से जो ऑक्सीजन होती है उसे शुद्ध करके जब निकाला जाता है तो 90 से 95% प्योर ऑक्सीजन निकलती है पूरे गैस के शोधन कार्य से। ठीक है, तो इतनी बात समझ लीजिए, WHO ने वर्तमान में इतनी बात कही है। कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो आप चाहें तो पिक्चर के माध्यम से देख पाइएगा या ऐसे समझने का प्रयास करिएगा कि यूके जो यूनाइटेड किंगडम है वो भारत को 495 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर प्रदान करेगा, यानी कि ये 4,000 प्रदान करेगा और यूके भारत को 495 करेगा, और इसके अलावा 140 वेंटिलेटर भी भेजेगा। ठीक, सऊदी अरब
80 टन ऑक्सीजन भेज चुका है। मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब वर्तमान में बुर्ज खलीफा के ऊपर बाकायदा स्टे स्ट्रांग इंडिया लिख के उन्होंने बाकायदा उन्होंने दिखाया भी था इस चीज़ को लेकर के। खैर, अमेज़न की एक पहल चल रही है, उसे उसका नाम दिया है वायु मेगा पहल। मैं फिर बोल दूं, वायु मेगा पहल। इसके तहत 8000 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर, ध्यान रखना ये जैसे डबल, WHO से 10 डबल, 8000 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर और इसके अलावा अन्य मशीनों के लिए भी सिंगापुर से एयरलिफ्ट करवाया है अमेज़न ने। ठीक है, पहल को ध्यान रखिएगा, वायु मेगा पहल किसकी? तो अमेज़न की। ऑस्ट्रेलिया क्या योगदान दे रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया 500 वेंटिलेटर, लगभग 1 लाख गगल्स जो डॉक्टर यूज करते हैं चश्मे, ठीक है, और इसके अलावा 5 लाख P2 और N95 मास्क भी ऑस्ट्रेलिया प्रदान करेगा। और कल मैंने आपको पढ़ाया कि गूगल 135 करोड़ रुपए की मदद करने वाला है भारत के लिए। ठीक है, खैर अलग अलग फंड के माध्यम से या अलग अलग कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मदद करेगा, वो अलग विषय है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। WHO के बारे में बता दूं आपको, 7 अप्रैल 1948 में स्थापित हुआ। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधोनाम, वर्तमान में हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? और हाँ, एक जरूरी बात यह कि भारत सरकार राज्यों को 15 करोड़ कोविड वैक्सीन मुफ्त प्रदान करेगी। चाहता तो मैं इसके लिए अलग प्रश्न बना सकता था, बट सिंपल सा साधारण था कि 15 करोड़ वैक्सीन भारत सरकार फ्री देगी। और एक अनाउंसमेंट और भारत सरकार ने करी है कि वर्तमान में एक एक करोड़ वैक्सीन प्रत्येक राज्य के पास में स्टोर्ड है, यानी कि वैक्सीन के लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप आराम से लगवाइएगा। ठीक है, यही बात कहने का प्रयास है। खैर, अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख के छात्रों के शैक्षणिक सुधार के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, ये क्या है प्रोजेक्ट, इसके बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिएगा प्रोजेक्ट किसके किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सेना, ONGC ऑयल नेचुरल का जो आपका गैस कॉर्पोरेशन है, उसके अलावा एक कानपुर का NGO है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दो संबंध इनके साथ में भारतीय सेना ने जोड़ा है। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पूरे जो आपका लद्दाख रीजन है वहाँ से करीब 45 बच्चों का चयन किया जाएगा, टोटल 45 बच्चों का चयन किया जाएगा। और इन 45 बच्चों में से 20 बालिकाएं होंगी, यानी कि 20 ऐसी होंगी जो बच्चियां होंगी जिनको JEE और NEET कह सकते हैं, जो मेडिकल होता है, JEE और NEET, NEET, नीट के लिए क्या करेंगे? ये प्रिपरेशन करवाएंगे बाकायदा ये मिल करके। ठीक है, जिससे कि वहाँ का भी विकास बहुत अच्छे पैमाने पर हो पाए। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। किस प्रोजेक्ट के तहत? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट। की पूछेगा आपसे कि इग्नाइट माइंड प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया, तो आपका उत्तर होगा लद्दाख। राइट, और आगे बात करता हूँ अभी, और लद्दाख में क्या क्या विकास हुआ है, विकास कार्य उसको भी समझ लीजिएगा। कि अभी हाल ही में UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना एक परीक्षा केंद्र लेह में बनाया है। ठीक है, लेह यही जो आप देख रहे हैं, लेह में बनाया हुआ है। किसने? UPSC ने एक नया परीक्षा केंद्र जोड़ दिया है। ठीक, इसके अलावा ONGC एक और काम करने वाला है वहाँ पर। क्या? माफ़ी चाहूँगा, ये एक बात मैं आपको सुधार कर दवा दूँ यहाँ पर, ये ONGC नहीं है यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा, ये HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, HPCL, ONGC नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। इसके अलावा ONGC जो है अपना पहला भारत का भूतापीय परियोजना जो स्थापित करेगा या प्रोजेक्ट स्थापित करेगा, वो भी आपका यही लद्दाख रीजन में ही स्थापित करेगा। तो ये भी एक अल्टीमेट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप नोट डाउन कर लेना कि भारत का पहला भूतापीय जो संयंत्र स्थापित होगा वो कहाँ स्थापित होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। फिलहाल तो लद्दाख के बारे में आप सब जानते हैं, लद्दाख के 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, दोनों जिलों के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप कम से कम लिख लीजिएगा, नई जानकारी है। और 31 अक्टूबर 2019 को कहूँगा कि 31 अक्टूबर 2019 को एक नए राज्य के रूप में सामने आता है, कि UT के रूप में सामने आता है। कमेंट बॉक्स में वर्तमान में यहाँ का उपराज्यपाल कौन है जरूर बताइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड ने 25 अप्रैल को एंजाक दिवस मनाया। ये क्या है एंजाक दिवस, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। एंजाक दिवस बेसिकली मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया जाता है उन लोगों को स्मृति में जो युद्ध, संघर्ष और शांति के लिए मारे गए, यानी जो शहीद हो गए कहेंगे। इसके पीछे भी एक इतिहास ये है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना ने अन्य देशों के ऊपर कहीं ना कहीं ये सोचने का प्रयास किया कहीं अन्य देश हमला ना करें या अन्य देशों के ऊपर अधिकार किया जाए, ऐसी नीतियाँ अपने लागू करने का। ये बड़ा एक टॉपिक है, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा। टोटल बात ये समझिएगा कि 25 अप्रैल 1915 को दोनों देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेनाओं ने तुर्की पर हमला किया। ठीक है, तुर्की पर हमला करने में जो भी व्यक्ति शहीद हुए या जो भी व्यक्ति मारे गए इन दोनों देशों की, उनकी स्मृति में ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर के दोनों ये क्या करते हैं, 25 अप्रैल को एंजाक दिवस मनाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको हाल ही में बताया था कि कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड के नए क्षेत्र को शामिल करके एक नए महाद्वीप की संज्ञा दी जाएगी भविष्य में, जिसे क्या बोला जाएगा, जीलैंडिया। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। खैर, बहुत ज़्यादा परिचर्चा की आवश्यकता नहीं इस विषय पर। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को 49वां रैंक मिला है। सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रैंक एक इंडेक्स है, सुन लीजिएगा इसके बारे में क्या है क्या नहीं है।
चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो जारी करता है, ये चांसलर गुड गवर्नेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, ये जारी करता है समय समय पर। और इसने वर्तमान में 104 देशों में क्या जारी किया, क्या ऐसा खोया, या सॉरी माफी चाहूँगा, क्या ऐसा पाया जिसके माध्यम से ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो सरकारों की जो भी क्षमताएं हैं, यानी कि सरकार की जो कैपेबिलिटी है और जो भी प्रभावशीलता है वर्तमान में देश में, दुनिया भर में, उसको मापने के लिए सूचकांक तैयार किया जाता है। और मजे की बात यह है कि सरकारी कर्मचारी इसमें भाग लेते हैं, सरकारी कर्मचारी अपना डेटा जानकारी देते हैं कि इतना प्रभाव सरकार का है क्या नहीं है, सरकारी कर्मचारी ही इसमें जुटते हैं। तो खैर जो भी बात है कि चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हमारा जो भारत रहा वो 49वीं रैंक पर रहा, बड़ी बुरी रैंक है, खैर जो भी है। तो ये एक बात समझ लीजिएगा, ये डेटा है आपका, इस बात को समझिएगा कि टॉप 10 में 7 एशियन नेशन है जो कि कहाँ से हैं, जो कि यूरोप से है, यूरोपीय देशों हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो थर्ड देश आप देख पा रहे हो वर्तमान में, थर्ड देश ऐसा जो देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है, सिंगापुर, तो ये तो भाई एशिया का है, राइट। तो फिनलैंड पहला स्थान प्राप्त किया। आप लोग कम से कम 3 ही याद रखिएगा, ज़्यादा आवश्यकता नहीं ध्यान रखने की। फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, ये 3 देश टॉप रहे किसमें, चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में, यानी कि सरकार की जो प्रभावशीलता है, क्षमता के मामले में ये देश आगे हैं, ठीक है। और बाकी कुछ मैंने आपको इस शेप में भी डेटा दे रखा है, लीडरशिप एंड फॉरेन साइट, रबस्ट लॉ एंड पॉलिटिक्स, ये ब्ला ब्ला बहुत सारे डेटा हैं। इसको आप चाहो तो ध्यान रख के एक बार एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खैर जो भी है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वर्तमान में कुछ चर्चा में है, चर्चा में मैंने नया टॉपिक इसको ऐड करना शुरू किया है, चर्चा में जो भी प्रांत रहते हैं उनके बारे में। तो इसको समझ लीजिएगा कि हाल ही में अफ्रीका का साहेल प्रदेश, एक बार क्लास में डिस्कस किया था मैंने, साहेल प्रदेश भी दोबारा चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसी साहेल खंड में एक देश आता है, उसका नाम है चाड, अफ्रीकी देश चाड है, जो कि वर्तमान में चर्चा का विषय बन गया है। क्यों, क्योंकि इस्लामिक आतंकवादियों से लड़ने के लिए पश्चिमी देशों में, यानी पश्चिमी देश यानी यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया, इन देशों ने अभी लड़ने के लिए नया अड्डा बना लिया है चाड को, ठीक है, पश्चिमी देशों का प्रमुख केंद्र बना लिया है। तो ये अब एक बड़ा आता दिमाग में आता प्रश्न कि साहेल रीजन है क्या। देखो एक बात तो समझ में आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, ठीक, इसलिए सब ऐसे फैला हुआ है। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया अफ्रीका का, ये सारा जो इनके नीचे, यानी कि जो ये वाला अटलांटिक ओशियन है और ये रेड सी है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एक ऐसी सीधी रेखा है, यानी कि कह सकते हैं सीधे तौर पर हम कि रेगिस्तान के नीचे और हरे भरे भाग से ऊपर जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पार्ट कहलाता है साहिल खंड। आपसे मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश साहिल प्रदेश में से नहीं आता है, ठीक है। तो साहिल प्रदेश में से सेनेगल, आपका मॉरिटानिया और बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान और आपका इरिट्रिया, ये इतने देश आते हैं आपके साहिल खंड में। साहिल खंड का मतलब यही होता है जहाँ से रेगिस्तानी भूमि का कम से कम या सही भूमि से, हरी भरी भूमि से मिलने वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं भूमि को साहिल खंड कहते हैं या साहिल भूमि कहते हैं। तो ये साहिल प्रदेश, कई बार आपसे ऐसे भी एग्जामिनर ने पूछा है साहिल प्रदेश किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप इतना डेटा याद रखिएगा कि क्यों चर्चा में है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। खैर एक और प्रश्न चर्चा में और रहा है क्या कि आरबीआई ने बैंक, एमडी और सीईओ व निदेशक यानी कि डायरेक्टर जो पदे हैं उनके पद की जो एक समय सीमा निश्चित कर दी आरबीआई ने। अच्छी बात है, हालांकि बहुत, फिर भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, 70 वर्ष सीमित कर दी, यानी कि बुढ़े बुढ़े लोग आराम से काम करिएगा। और मजे की बात यह कि अध्यक्ष पद के लिए 75 वर्ष तय करी है, यानी कि जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, वो भाई साहब 75 वर्ष तक वहाँ पर रह सकता है, ठीक। ये गाइडलाइन किसने जारी करी, आरबीआई ने, क्योंकि बैंकों का बैंक आरबीआई, बैंकों का पिता आरबीआई, ठीक। तो आरबीआई के बारे में मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था, मैं फिर बता दूं आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। 1935 में होने के अलावा मैं आपको बता दूं तब हुई थी कलकत्ता में, लेकिन 1949 में बैंक उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी कि केंद्रीय बैंक के रूप में पूरी तरीके से मान्यता दे दी गई अच्छे से। खैर तो जो भी हुआ उसका हेडक्वार्टर हो गया कलकत्ता में, सॉरी मुंबई में। और वर्तमान में 25वें इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास महोदय, ठीक है, 25वें गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। खैर ये पूरा डेटा आपके लिए एग्जाम के लिए था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।